जानलेवा हो सकती है। अगर किसी हुजूम पर सनक सवार हो जाए तो वो कानून को हाथ में लेने से भी नहीं चूकती। एमपी के मऊगंज में भी ऐसी ही भीड़ के सैकड़ों हाथों ने खाकी का लहू बहा दिया। एक एएसआई की मौत हो गई और सवाल उठे कि क्या भीड़ पर काबू पाना इतना मुश्किल था। मऊगंज, जिसे कुछ समय पहले ही जिला बनाया गया, यहाँ एक वारदात के बाद भड़की हिंसा इतनी बेकाबू हो गई कि इसने सारे इलाके को झकझोर दिया। ये भीड़ खाकी के खून की ऐसी प्यासी हुई कि इसने एक एएसआई के परिवार की सारी खुशियां छीन ली। एएसआई रामचरण गौतम को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। टीआई, तहसीलदार और कई पुलिस वालों को ऐसे जख्म दिए जो कभी नहीं भुलाए जा सकते। कानून की रक्षा के लिए शाहपुरा के गडरा गांव पहुंचे इन रक्षकों का इंसानी भेड़ियों से सामना हो गया। बेकाबू भीड़ ने पुलिस की टीम पर ऐसे हमला किया कि उनको बचाव का मौका ही नहीं मिला। 2 जिंदगियां खत्म हो गई। एएसआई की मौत के बाद भी खून के प्यासे इन दंगाइयों की भूख खत्म नहीं हुई। एक महिला अफसर समेत कुछ पुलिस वालों ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। वो एक घर में थे और चारों तरफ लोगों की भीड़, लेकिन उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया और उनकी जान बच गई। पुलिस आई, पुलिस ने भी बहुत समझाया, एसडीओपी आई। उस दौरान इन्होंने पथराव चालू कर दिया। तो एसडीओपी अंदर चली गई कमरे के अंदर। इस दौरान इनके पथराव में हमारे 25 बटालियन के एक एएसआई रामचंद्र गौतम, उनका बेचारे का देहांत हो गया। मऊगंज में विवाद के पीछे एक हादसा था जिसमें आदिवासी युवक की मौत हो गई थी, लेकिन परिवार वालों का आरोप था कि हादसा नहीं, मर्डर है। इसी जिद पर भीड़ अड़ गई और गडरा गांव में खून की होली खेली गई। शाहपुरा के गडरा गांव में एक आदिवासी परिवार ने एक युवक को बंधक बना लिया था। उसे छुड़ाने पहुंचे टीआई संदीप भारती और पुलिस टीम पर आरोपियों ने हमला कर दिया। मामला करीब 2 महीने पुरानी रंजिश का है, जहां एक हादसे में आदिवासी अशोक कुमार की मौत हो गई। अशोक के परिवार ने सनी द्विवेदी नाम के शख्स पर हत्या का आरोप लगाया और विवाद बढ़ता चला गया। फिर क्या था, जब सनी द्विवेदी को आदिवासी परिवार ने अकेला पाया तो उसे एक कमरे में बंद कर लिया और तब तक उसकी पिटाई की जब तक उसकी जान नहीं चली गई। मारपीट में कथित तौर पर सनी द्विवेदी की मौत हो गई। जब यह खबर पुलिस को मिली तो पुलिस की टीम भी तहसीलदार के साथ घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर गुस्साए लोगों ने उन पर भी जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें एएसआई शहीद हो गए, जबकि टीआई, तहसीलदार समेत 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। खाकी का खून बहाने वाली इस घटना पर सवाल उठने लाजमी है। एएसआई रामचरण गौतम के परिवार पर तो दुखों का पहाड़ टूटा है। परिवार में इकलौते कमाने वाले रामचरण ही एकमात्र सहारा थे। परिवार में पत्नी और 3 बेटे हैं। परिजन ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही सरकार की तरफ से भी परिवार को 1 करोड़ की राशि देने की घोषणा की गई है। पुलिस सभी सैनिक दल को एक पावर चाहिए। ऐसा यदि माहौल होता है तो सीधे शूट एंड साइड का ऑर्डर होना चाहिए, प्लस हथियार उनको होना चाहिए। डंडा से कोई सुरक्षा नहीं हो सकती। इस खूनी खेल से कई सवाल उठ रहे हैं। क्या खाकी का दबदबा खत्म हो गया है या कानून से लोगों का विश्वास उठ गया है? इस घटना से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, नहीं तो कई निर्दोष मौत के आगोश में समा जाएंगे, चाहे वो पब्लिक हो या पुलिस। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। जब 2 दिल मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे से वादा करते हैं। वादा रिश्ते में ईमानदारी का, वादा मरते दम तक साथ निभाने का। लेकिन पता नहीं क्या केमिकल लोचा है कि अपने हमसफ़र के साथ बेवफाई कर जाते हैं। बात सिर्फ किसी से ताल्लुकात भर की नहीं है, ये बात आगे बढ़कर कत्ल तक पहुंच जाती है। और कत्ल भी ऐसा वैसा नहीं,
जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। इश्क और बेवफाई की एक कहानी मेरठ से सामने आई है। साल था 2016। सौरभ की मुलाकात मुस्कान से हुई। दोनों दोस्त बने, उनमें प्यार पनपा और फिर घर वालों के खिलाफ जाकर शादी कर ली। 3 साल बाद दोनों की जिंदगी में एक प्यारी सी बेटी पीहू भी आई। लेकिन इसी बीच मुस्कान की नजरें मोहल्ले के ही साहिल शुक्ला से मिली और मुस्कान बेवफा हो गई। साहिल से मोहब्बत बढ़ी और सौरभ के लिए नफरत पनपने लगी। रिश्ता तलाक तक जाता, लेकिन उससे पहले ही कत्ल पर खत्म हुआ। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने का इंदिरानगर इलाका। सौरभ यहां अपनी बीवी मुस्कान और 6 साल की बेटी पीहू के साथ किराए के मकान में रहता था। फिलहाल उसकी जॉब लंदन में चल रही थी। 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था। सौरभ उसे सरप्राइज देने आ रहा था। तभी मुस्कान ने उसके कत्ल की प्लानिंग की, जो नाकाम रही थी। मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने 3 मार्च को फिर सौरभ के कत्ल की योजना बनाई। पहले खाने में बेहोशी की दवा मिलाई, फिर फोन कर साहिल को बुलाया। दोनों ने मिलकर बाथरूम में सौरभ के जिस्म के 15 टुकड़े कर दिए और फिर उसे बड़े ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया। थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को सूचना मिली थी कि इंदिरानगर क्षेत्र में एक मर्डर हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई, तो पाया गया कि 4 तारीख से ये सौरभ नाम के व्यक्ति हैं जो कि लंदन से वापस आए थे कुछ दिन पहले। वो अभी मिल नहीं रहे। उनके परिवार को शक है उनकी हत्या कर दी गई है। इस शक के आधार पे जो इनकी पत्नी थी मुस्कान, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान मुस्कान द्वारा बताया गया कि जो इनका प्रेमी है साहिल शुक्ला, उसके साथ मिलके इन्होंने इनके पति सौरभ की हत्या कर दी है। सौरभ के कत्ल से पहले मुस्कान ने अपनी बेटी को नाना नानी के घर भेज दिया था और सौरभ की कत्ल के बाद वो अपने आशिक के साथ शिमला मनाली की सैर पर निकल गई। लेकिन जब पैसे खत्म हो गए तो दोनों मेरठ वापस आ गए। मुस्कान जब शिमला से लौटी तो बेटी ने पापा के बारे में पूछा तो वो फूट फूट कर रो पड़ी और अपना गुनाह छिपाने के लिए कहानी गढ़ने लगी। उसने अपनी मां को फोन कर ये कहा कि उसके पति को उसी के परिवार वालों ने मार डाला है। लेकिन मुस्कान के परिवार ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पूछताछ में मुस्कान ने अपना गुनाह मान लिया, जिसके बाद पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। इस घिनौनी वारदात ने पूरे मेरठ को हिलाकर रख दिया। जब पुलिस ने साहिल और मुस्कान को कोर्ट में पेश किया तो वकीलों ने दोनों की पिटाई कर दी। वहीं मुस्कान के माता पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं उस बेटे को इंसाफ देना चाहता हूं जिसे मैं मानता था। बस आपने फांसी की बात करी कि बेटी को फांसी मिलनी चाहिए। उसने जीने का तो हक खो रखा है। उसे तो फांसी के अलावा कुछ उसके लिए है ही नहीं। जैसे आप खुद थाने लेके पहुंचे थे, ये ख्याल नहीं आया कि वो दामाद है, ये अपनी बेटी है, तो उसको जाना चाहिए? नहीं जी, वो मेरा बेटा है, ये मेरी कुछ नहीं। क्या कह सकते हैं हम? यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, उन दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी और वो हमारी करते थे। बस। क्या न्याय मिलना चाहिए? क्या से फांसी मिलनी चाहिए फांसी। एक 6 साल की मासूम ने अपनी मां के ही हाथों अपने पिता का साया खो दिया। अब वो मां भी जेल में है। वही मुस्कान के साथ शादी का ख्वाब सजोए बैठा साहिल भी सलाखों के पीछे है। इस कहानी में किसी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कई जिंदगियां जरूर बर्बाद हो गईं। मेरठ से अभय शर्मा के साथ सूरज सिंह, बंसल न्यूज, भोपाल। अंतरिक्ष, जिसका ना कोई ओर है ना कोई छोर,
यहाँ का सूनापन कितना अजीब है ये वही बयां कर सकता है जिसने यहाँ रहने का अनुभव लिया हो। 9 महीने का ये सूनापन और पल पल जिंदगी पर मंडराते खतरे को देख चुकी सुनीता विलियम्स आखिरकार धरती पर वापस लौट गई हैं। सुनीता की कहानी इंसानी इतिहास के दस्तावेजों में दर्ज हो चुकी है। पाँच जून 2024 नासा ने एक बड़े मिशन को लॉन्च किया, लेकिन स्टार लाइनर में आई खराबी ने सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर के महज 8 दिन के इस सफर को 9 महीनों के इंतजार में बदल दिया। सुनीता पहले भी 2 बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा चुकी हैं, लेकिन शायद ही उन्होंने कभी ये सोचा होगा कि उनकी तीसरी अंतरिक्ष यात्रा उन्हें एक ऐसी कश्मकश में उलझा देगी जिसमें उनके सामने उनका प्यारा स्पेस तो होगा, लेकिन उनका घर यानी ये धरती लंबे समय के लिए दूर हो जाएगी। This year, I have the unique opportunity to celebrate Diwali from 260 miles above the Earth on the ISS. Welcome to the International Space Station as we get ready for the Christmas holidays. It's a great time of year up here. We get to spend it with all of our family up on the International Space Station. There's 7 of us up here, and so we're going to get to enjoy company together. सुनीता और विलमोर की वापसी मुश्किलों में थी, तभी अमेरिकी प्रेसिडेंट ने स्पेसएक्स के ओनर एलन मस्क को उन्हें सही सलामत वापस लाने की जिम्मेदारी सौंपी। मस्क ने भी इसे चैलेंज के तौर पर लिया और सुनीता विलियम्स को वापस लाने का मिशन शुरू कर दिया। जैसे ही दुनिया ने जाना कि सुनीता और बुच विलमोर धरती पर वापस लौट रहे हैं, हर धर्म, हर मजहब के लोगों ने उनकी सुरक्षित वापसी के लिए दुआएं मांगनी शुरू कर दी। लैंडिंग प्रोसेस 16 मार्च से शुरू हुई। आईएसएस से धरती का ये सफर 17 घंटे का होना था। दुनिया नासा की लाइव स्ट्रीम पर टकटकी लगाए बैठी थी। इस बीच सांसें थामने वाले 7 मिनट भी थे। जब कैप्सूल धरती के एटमॉस्फेयर में आया तो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया। तब प्लाज्मा शील्ड का टेम्परेचर 1900 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया। देखने वालों का बीपी हाई होने लगा, लेकिन इस क्रूशियल मौके पर हीट शील्ड प्रोटेक्टर बनी। थोड़ी देर में सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी। 19 मार्च को तड़के 3:27 पर सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर ने पूरे 9 महीने और 14 दिनों के बाद धरती की खुली हवा में सांस ली। 16 मार्च 2025 आईएसएस से डॉक हुआ स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन। 18 मार्च रात 8:15 पर हुई मिशन की शुरुआत। रात 10:15 पर आईएसएस से स्पेसक्राफ्ट की अनडॉकिंग हुई। आईएसएस से धरती तक का सफर 17 घंटे का रहा। 19 मार्च देर रात 2:15 पर धरती की ओर वापसी शुरू हुई। लगभग 2:41 पर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंट्री हुई। तड़के 3:24 पर ड्रैगन कैप्सूल के 2 पैराशूट खुले। 3:27 पर फ्लोरिडा के समुद्री तट पर लैंडिंग हुई। रिकवरी टीम कैप्सूल तक पहुंची और जायजा लिया। अंतरिक्ष परी के नाम से दुनिया भर में पहचान बना चुकी सुनीता ने कभी वेटरनरी डॉक्टर बनने का सपना देखा था। जब भाई का सिलेक्शन नेवल एविएशन एकेडमी में हुआ तो उन्होंने भी नेवी ऑफिसर बनने की ठान ली। जब नेवल एविएशन ट्रेनिंग कमांड में मौका मिला तो फाइटर प्लेन उड़ाना चाहा, लेकिन हाथ सिर्फ हेलीकॉप्टर लगा। लेकिन ऊंचे सपने देखने वाली सुनीता ने आखिरकार अंतरिक्ष का सफर तय किया और वहां जाने वाली सबसे मशहूर महिला एस्ट्रोनॉट बनकर लौटी। कभी कभी कोई शब्द या डायलॉग किसी किरदार की पहचान बन जाता है। अगर मैं आपसे कहूँ जप नाम, तो आपको वेब सीरीज आश्रम याद आ जाएगी। इस एक सीरीज ने बॉलीवुड के सोल्जर को एनिमल किंगडम के अबरार तक पहुंचा दिया। आज संडे रिपोर्ट में बात बॉलीवुड के बॉबी देओल यानी द लेजेंड रिलोडेड की। जप नाम, जप नाम, जप नाम, जप नाम, जप नाम। बाबा निराला आश्रम सीरीज का दिलचस्प और नेगेटिव किरदार, जिसमें जूनियर देओल न सिर्फ फिट हुए
बल्कि सबको चौंकाते हुए ग्रैंड कमबैक किया। इस एक रोल के साथ बॉबी देओल को वो नाम और शोहरत मिली जो उनके दशकों पुराने करियर में ड्यू थी। प्रकाश झा के डायरेक्शन में बनी इस सीरीज का पहला पार्ट साल 2020 में ऑन एयर हुआ था। इस निगेटिव किरदार को करने के लिए कोई बड़ा एक्टर तैयार नहीं था। यहाँ तक कि बॉबी को भी यकीन नहीं था कि वो इस किरदार को निभा पाएंगे। प्रधान अप्सरा बनेगी वो पे बहुत उत्तेजित हो गया है तू। मुझे लगा कि पुलिस ऑफिसर का रोल ऑफर करेंगे क्योंकि मेरे को पुलिस ऑफिसर का रोल तक मैं केपेबल था, काबिल था। पर जब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बाबा का कैरेक्टर मैं चाहता हूँ कि आप प्ले करेंगे, तो जब उन्होंने मुझसे ये कहा मुझे लगा मैं कुछ उल्टा सुन रहा हूँ। आज से 30 साल पहले साल 1995 में विजय सिंह देओल यानी बॉबी ने बॉलीवुड में दस्तक दी। फिल्म बरसात के लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। उन्होंने लगातार बॉक्स ऑफिस हिट्स दी, पर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि शोहरत के फलक से वो नाकामी के अंधेरे में गुम हो गए। नाइन्टीज का वो चार्मिंग हीरो जिसकी मासूमियत भरी मुस्कान, डैशिंग लुक्स और जुदा अंदाज फिल्म की नायिका से लेकर मूवी लवर्स के दिलों में घर कर गया। फिल्म बरसात से डेब्यू करने वाले बॉबी से हर किसी को लव हो गया। बरसात मूवी में बादल और टीना की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री सुपरहिट साबित हुई। इसी फिल्म का एक और गाना आज भी कई दिलों की धड़कन बढ़ा देता है। बरसात के बाद आई फिल्म गुप्त, सोल्जर, बादल, बिच्छू और हमराज जैसी फिल्मों में बॉबी को खूब सराहा गया। लेकिन साल 2002 के बाद उनका ग्राफ गिरना शुरू हो गया। साल 2002 से लेकर 2018 तक बॉबी ने कुछ हिट, कुछ सुपर फ्लॉप और साइड कैरेक्टर वाले रोल निभाए, जिसमें झूम बराबर झूम, अपने, दोस्ताना और यमला पगला दीवाना जैसी मूवीज ने उन्हें पर्दे पर बनाए रखा। साल 2013 के बाद वो दौर भी आया जब 4 साल तक वो सिल्वर स्क्रीन से बिल्कुल गायब रहे। इस दौर में वो सोशल मीडिया पर मीम्स का मटेरियल बनते गए। टीवी शो कॉफी विद करण में बॉबी ने कहा, मैं गिव अप कर चुका था, मैं खुद को कोसता था, शराब का आदी हो चुका था, हर एक चीज को लेकर मैं निगेटिव हो गया था। एक दिन मेरे बेटे ने मेरी वाइफ से पूछा कि पापा हमेशा घर पर रहते हैं और आप हर दिन काम पर जाते हो। ये बात मेरे अंदर घर कर गई। मैंने खुद से कहा कि बस अब और नहीं। सिल्वर स्क्रीन पर अपनी वापसी का क्रेडिट जूनियर देओल ने सलमान भाईजान को भी दिया। साल 2018 में आई फिल्म रेस 3 में उनके कैरेक्टर ने बॉबी का पोटेंशियल फिल्म मेकर्स को याद दिलाया, जिसके बाद आश्रम और क्लास ऑफ 83 में अपनी एक्टिंग का दमखम दिखाने में बॉबी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पर उनकी अब तक के करियर की सबसे बड़ी फिल्म अभी बाकी थी। एनिमल में अबरार का नेगेटिव कैरेक्टर देखकर फैंस हैरान रह गए। अबरार हक के किरदार में बॉबी ने एक भी शब्द नहीं बोला। वो चुप रहकर इतना कुछ कह गए कि उनके रोल ने लीड एक्टर को ओवरशैडो किया और नेगेटिव रोल में आईफा अवार्ड भी दिलाया। फिल्म गुप्त का एक गाना है, दुनिया हसीनों का मिला। इस गाने का कहर ऐसा था कि अपने डेब्यू का इंतजार कर रहे ऋतिक रोशन भी बॉबी के दीवाने हो गए थे। उन्होंने अपने पापा और चाचा से कहा था कि उनकी पहली फिल्म में ऐसा एक गाना होना चाहिए। दरअसल एक पल का जीना बॉबी के लिए ऋतिक की ट्रिब्यूट थी। सक्सेस, फेम, डाउनफॉल और फिर नेगेटिव किरदारों में सेकंड इनिंग। बॉलीवुड के सोल्जर का फिल्मी करियर किसी फॉर्मूला मूवी से
कम नहीं है, जो ये बताता है कि जिंदगी कभी भी आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। आंख और कान खुले रखिए। कहते हैं वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। जी हाँ, जरा सोचिए, एक ऐसा इलाका जो कभी शराब के नाम पर बदनाम था, वो आज देश भर की फुटबॉल नर्सरी बन गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी तारीफ करी है। तो चलिए संडे रिपोर्ट में आज आपको यहीं लिए चलते हैं। एमपी के शहडोल में एक छोटा सा लेकिन बड़ा मशहूर गांव है विचारपुर। इस गांव को दुनिया भर के लोगों ने तब जाना जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पॉडकास्ट में इसके बारे में बात की। इस गांव को मिनी ब्राजील भी कहा जाता है। वजह, यहाँ 4 पीढ़ियों से फुटबॉल खेला जा रहा है। पीएम ने विचारपुर का जिक्र मशहूर अमेरिकन पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ इंटरव्यू के दौरान किया। लेकिन वहां मैंने देखा कि कुछ स्पोर्ट्स के ड्रेस में पहने हुए 80-100 नौजवान, छोटे बच्चे, थोड़े नौजवान, थोड़ी बड़ी आयु के, सब लोग एक ही प्रकार। तो मैं स्वाभाविक उनके पास गया, तो मैंने कहा भाई आप लोग कहाँ से हैं सब? तो बोले हम मिनी ब्राजील से हैं। मैंने कहा ये मिनी ब्राजील क्या है भाई? इस दौरान पीएम ने कहा, सोचिए, एक आदिवासी इलाका जो अवैध शराब के लिए जाना जाता था, नशे के लिए बदनाम था, वो फुटबॉल के लिए पहचाना जा रहा है। इसलिए तो कहते हैं जहां चाह वहां राह। हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, जरूरत है तो उन्हें तलाशने और तराशने की। ये गांव फुटबॉल के 80 से ज्यादा नेशनल लेवल प्लेयर दे चुका है। गांव में से हर परिवार में 4-4 पीढ़ी से लोग फुटबॉल खेलते हैं। नेशनल प्लेयर 80 के करीब हमारे गांव से निकले हैं। पूरा गांव फुटबॉल को समर्पित है। और वो कहते हैं कि हमारे गांव का एनुअल मैच जब होता है तो 20-25 हजार दर्शक आसपास के गांव से लोगों से आते हैं। तो भारत में फुटबॉल का जो इन दिनों क्रेज बढ़ रहा है, मैं उसके शुभ संकेत मानता हूं, क्योंकि टीम स्पिरिट भी पैदा करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में इस गांव का जिक्र किया था। विचारपुर गांव में फुटबॉल क्रांति लाने का श्रेय अपने दौर के नेशनल फुटबॉलर और कोच रईस अहमद को जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी अनूठे पहल की तारीफ भी की। इस गांव में फुटबॉल क्रांति नाम का टूर्नामेंट चलता है, जहां से कई प्लेयर्स नेशनल लेवल पर खेल चुके हैं। जब रईस अहमद का जिक्र पीएम ने किया तो ये जानकर उन्हें बेहद खुशी हुई। उनका कहना है कि गांव वालों में फुटबॉल को लेकर हमेशा से जुनून था, लेकिन उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे। माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने बताया कि ये बच्चे गॉड गिफ्टेड हैं यहाँ के, इनमें नेचुरल दमखम है, आदिवासी अंचल के लड़के मजबूत हैं, बस इनको थोड़ा सा टेक्निक की कमी थी और वो मैंने उस रूप में मेहनत किया इनको और इस रूप में इनको तैयार किया और इन्होंने इतना जल्दी उसको इम्प्रूव किया कि ये राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार हो गए यहाँ से। आदिवासी बहुल क्षेत्र है और हर एक घर में आपको एक खिलाड़ी मिल जाएगा, राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी, इसीलिए इसको मिनी ब्राजील का दर्जा मिला। सर मैं राष्ट्रीय स्तर तक खेली हूँ और भविष्य में अभी तो मैं कोच भी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे प्लेयर राष्ट्रीय स्तर तक ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खेलें। गांव के कई बच्चे देश भर में शोहरत कमा रहे हैं और अपने जैसे कई युवा खिलाड़ियों के लिए मिसाल भी बन चुके हैं। मिनी ब्राजील की कहानी ये दिखाती है कि कम संसाधनों और कड़ी मेहनत के बल पर सफलता हासिल की जा सकती है। विचारपुर गांव के लोगों में जुनून और पैशन था, जिसके बाद वो देश भर में फुटबॉल आइकन बनकर उभर गए। उम्मीद है कि आगे भी यहाँ सुविधाओं में इजाफा होगा। हॉलीवुड फिल्म दी क्रिएटर से लेकर बॉलीवुड की रोबोट तक, इन फिल्मों में आने वाले वक्त की कुछ ऐसी कहानियां दिखाई गईं जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन हाल में आए एलॉन मस्क के ग्रोक ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। खासकर भारत में ग्रोक आते ही कंट्रोवर्सी में फंस गया।
पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक तमाम सवालों के बेधड़क जवाब दे रहा ये ग्रोक है, जिसे अमेरिकी बिजनेसमैन इलॉन मस्क ने बनाया है। ग्रोक इस वक्त भारत में बेहद वायरल है। वजह है मोदी से लेकर राहुल गांधी और वीर सावरकर पर पूछे गए सवालों के बेधड़क जवाब। अनफिल्टर्ड और फैक्ट-लेस स्टाइल ने इस पर बहस छेड़ दी है। हिंदी में मुंह तोड़ जवाब देने के बाद तो ग्रोक इस कदर सुर्खियों में छाया कि लोग इसका इतिहास खंगालने लगे कि आखिर ये भला है क्या। ग्रोक एआई एक चैटबॉट या वर्चुअल असिस्टेंट है जिसे एलन मस्क की कंपनी XAI ने बनाया है। मस्क ने 2023 में XAI को बनाया था, जिसका मकसद AI का इस्तेमाल कर बिजनेस को बेहतर करना था, जिससे यूजर्स को स्मार्ट सुविधाएं मिल सकें। मस्क का टारगेट ग्रोक के जरिए AI और सोशल मीडिया को एक साथ लाकर नई टेक्निक का आविष्कार करना भी था। हालांकि जिस मकसद से इसे लाया गया वो सब छोड़कर ये भारत में विवाद की वजह बनता जा रहा है। ग्रोक एक शब्द है जिसका इस्तेमाल साइंस फिक्शन लेखक रॉबर्ट हेनलिन ने अपनी एक किताब में किया था, और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बिना किसी भ्रम के गहराई से समझना, और ना सिर्फ समझना बल्कि उस चीज़ के साथ एक अच्छे संबंध महसूस करना और उसे पूरी तरह से अपनाना। लेकिन हमारे देश में ग्रोक को लेकर एक अलग ही बहस छिड़ी है। सोशल मीडिया पर यूजर्स के दो गुट अलग अलग विचारों में बंट गए। कई दक्षिणपंथी इसे राष्ट्र विरोधी कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ के लोग इसे सही बताकर मेन स्ट्रीम मीडिया को भी लपेटे में ले रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी और वीर सावरकर तक छिड़ी इस सोशल वॉर पर भारतीय IT मंत्रालय एक्टिव हो गया है। ग्रोक की जांच करेगा IT मंत्रालय। यूजर्स से गाली गलौज के बाद एक्शन, इंडियन लॉ को मानने की हिदायत, AI की फ्रीडम, सेंसरशिप, सांस्कृतिक संवेदनशीलता पर भी सवाल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ग्रोक और यूजर्स के बीच बातचीत के कई पोस्ट वायरल हैं। ग्रोक का मजेदार अंदाज इसे जमकर वायरल कर रहा है। ग्रोक के इस रवैये के बीच लोगों को फ्यूचर की चिंता भी सताने लगी है। लोगों को डर है कि कहीं ग्रोक आने वाले वक्त में नौकरियों पर बड़ा संकट पैदा ना कर दे। इसी बीच चर्चाएं ये भी हैं कि क्या कहीं सरकार के खिलाफ बेबाक अंदाज की वजह से ग्रोक बैन की भेंट न चढ़ जाए।